हाँ जी, तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, दो प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन वाज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द सेकंड वन इज एटॉमिक प्रॉपर्टीज में सॉरी एटॉमिक रेडियस। थर्ड वन इज नाउ आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 14 से भी और ग्रुप नंबर 16 से, दोनों से ही जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर आप बात करते हो तो दोनों ही वैल्यूज उनसे हायर है। ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसे लिखते हैं ना IE1, ठीक है। देन ग्रुप 14 एंड ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 14 से तो इसलिए क्योंकि उनसे साइज में छोटे हैं, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली IE1 ज्यादा ही होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा ही होगी। लेकिन जब ग्रुप 16 की बात करते हैं ना तो फिर से वही कंपैरिजन आ जाता है। ऑक्सीजन के केस में 1s2 2s2 2p4, यहाँ नाइट्रोजन के केस में 1s2 2s2 2p3। तीन आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो p में है, यानी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, और यहाँ पर है 4 इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करते हो तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज इट इज हैविंग ऑलरेडी अ स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। बट हेयर इफ वी रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस, क्योंकि जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे वैसे के साथ ही एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हो कि भाई क्यों इसकी कार्बन से आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, तो इसका रीजन होगा कि नाइट्रोजन साइज में कार्बन से छोटा है, इसी वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यू नीड मोर एनर्जी, बिकॉज ऑफ हाई न्यूक्लियर चार्ज आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हाई, ठीक है। इसमें रीजन हो जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। नाइट्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज कार्बन से ज्यादा है, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जब कंपैरिजन करते हैं तो भी नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बिकॉज ऑन रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन इट विल अचीव a stable half filled configuration, ठीक है। so it will easily go for removal of electron। बात समझ में आ गई? इसके अलावा इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप रिमूव करते हो तो आपका 1s2 2s2, ये जो 2s है ये कंप्लीटली फिल्ड वाली कैटेगरी में आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का मतलब है आपको 3 तरह की आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 और आयनाइजेशन एंथैल्पी 3, ठीक है। और जैसा भी आप जानते हो फर्स्ट वाली कम होती है, सेकंड वाली ज्यादा होती है, और थर्ड वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी और भी ज्यादा हो जाती है। तो ऐसा सभी एलिमेंट्स के लिए है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं यानी ट्रेंड्स की बात करते हैं, ये तो हमने लेफ्ट टू राइट में देख लिया। ग्रुप 14 से भी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, ग्रुप 16 से भी ज्यादा है। देन अगर हम बात करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ चलोगे तो क्या होगा? जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आओगे साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। देयर इज decrease in ionization enthalpy due to increase in atomic radius, ठीक है। और यही कारण भी है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि पी ब्लॉक में जो मेटल्स हैं वो आपको बॉटम पे मिलेंगे, सबसे नीचे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। ऊपर वाले एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, नीचे वाले एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाती है। ये था नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, जैसे भी आप जानते हो होता क्या है, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड पेयर जो है, उस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है,
ठीक है। और जो अगर इसके ट्रेंड्स अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलते जाओगे साइज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ग्रुप 14। लेकिन कोई अनोमलस बिहेवियर नहीं है, ग्रुप 16 जो है ना उनके कंपैरिजन में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। क्लियर। दूसरी बात, ग्रुप 15 एलिमेंट्स शो अ रेगुलर ट्रेंड, रेगुलर डिक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। ऊपर से नीचे चलते जाओगे जैसे जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऐसे ऐसे नीचे चलोगे लगातार जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लगातार क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। डिक्रीज रेगुलर है, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं पे डिक्रीज काफी ज्यादा हो जाता है, कहीं पे डिक्रीज थोड़ा कम होता है, तो वो तो थोड़ी इरेगुलरिटी रहेगी, अदरवाइज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज ही होगी। तो ये थी आपकी चारों एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले आ जाता है मेटेलिक कैरेक्टर। तो जो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं, इसमें जो पहले दोनों मेंबर्स हैं वो है नॉन मेटल्स, अगले जो दोनों हैं वो मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं, और जो बिस्मथ है वो आपका मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए मेटल। यानी मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे जैसे जैसे चलते जाओगे तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। Why? Due to decrease in electronegativity, due to decrease in ionization enthalpy। ionization enthalpy भी ऊपर से नीचे कम हो रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा नहीं और इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा। तो दोनों ही बातें किस तरह के फेवर में है, मेटल्स के फेवर में है, और इसी वजह से ये मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। क्लियर। इसके बाद जो सेकेंड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को अगर कंपेयर करें तो जो ग्रुप 15 है उसमें पहले नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक जब जाते हैं तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका पहले इंक्रीज करता है, फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, बढ़ता जाता है। इसके बाद एंटीमनी से लेकर और बिस्मथ तक there is decrease, from antimony to bismuth there is decrease मेल्टिंग पॉइंट का। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो फिर रेगुलरली जो है वो जैसे जैसे आप नाइट्रोजन से लेकर के और बिस्मथ तक मूव करोगे रेगुलरली इंक्रीज है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। ठीक है, अब ये समझ में थोड़ा सा इसको ट्राई करते हैं, इसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। भाई बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, ये दोनों की दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट में हमने जैसे बात की कि जो नाइट्रोजन है उससे आर्सेनिक तक जब जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है भाई? नाइट्रोजन छोटा सा मॉलिक्यूल है, उसके कंपैरिजन में फॉस्फोरस काफी बड़ा मॉलिक्यूल है और आर्सेनिक का साइज और बड़ा है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो आपका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो एंटीमनी और बिस्मथ आते हैं ना उनके साइज में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, साइज ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंटरवेनिंग बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं ना, जैसे 4d के बाद 5d इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4f के इलेक्ट्रॉन्स आ गए बिस्मथ में, ये इलेक्ट्रॉन्स इंटरफेयर करते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से यहाँ पर जो है मेल्टिंग पॉइंट फिर से क्या कर जाता है, थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है। क्लियर हो गई बात? वहीं जब बात करते हैं किसकी,
बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट जो वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए मेल्टिंग पॉइंट में ना एक क्लोज पैकिंग का भी इफेक्ट आता है कि पार्टिकल्स जो है ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ कितने क्लोजली पैक हैं, किस तरीके से उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है, दोनों चीजों का रोल आता है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो नाइट्रोजन से लेकर के और बिस्मथ तक थोड़ा थोड़ा ही सही अगर साइज में इंक्रीज होगा, तो फिर इसकी वजह से ऑटोमेटिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन atomic size, atomic radius, due to which force of attraction increases। कौन सी फोर्सेस हैं ये वेंडर वॉल फोर्सेस की बात हो रही है। जो भी साइज से रिलेटेड फोर्सेस होंगी वो वेंडर वॉल फोर्सेस होंगी। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। जो डेंसिटी है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, ये भी टॉप से बॉटम तक जो है वो क्या करती है, रेगुलरली इंक्रीज कर रही है। और इसका क्या रीजन है? क्योंकि इसका मास भी बढ़ रहा है। नो डाउट वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल जो मास है उसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा। तो डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ ड्यू टू इंक्रीज इन मास। मास बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और इसके बाद एक जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द सेम एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ सेम एलिमेंट इन वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इज नोन एज एलोट्रॉपी। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है उसके तो एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट नहीं करते, बिस्मथ है उसके भी एलोट्रॉप एग्जिस्ट नहीं करते। बाकी इसके अलावा जो एलिमेंट्स बच गए, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, इन तीनों के एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस के आपके सिलेबस का पार्ट थे। अभी जो लेटेस्ट सिलेबस आप लोगों के पास जो आया है आप उसमें चेक कर सकते हो, फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स का टॉपिक हटा दिया गया है। बट जैसे मैंने कहा कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनमें से कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से कुछ भी रिलेट किया जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करेंगे। तो हम फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स को पढ़ेंगे। फॉस्फोरस के दो एलोट्रॉप्स हैं, रेड एंड व्हाइट। जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में थोड़ा सा येलोइश कलर एक्वायर कर लेता है, इसलिए उसको येलो फॉस्फोरस भी कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता वो व्हाइट ही है। तो रेड एंड व्हाइट फॉस्फोरस ये दो इसकी पॉपुलर फॉर्म्स है जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, रेड और व्हाइट। और इसके अलावा एक ब्लैक फॉस्फोरस भी होता है जो रिएक्ट नहीं करता, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का कुछ इफेक्ट रहता है, वो हम चीजें डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आर्सेनिक और जो एंटीमनी है इनकी दो दो एलोट्रॉपिक फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, येलो और ग्रे। ठीक है, तो ये थे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर कंप्लीट होती हैं और अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को। केमिकल प्रॉपर्टीज में आज मैं आपको सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी कराऊंगी और वो प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, पहले वापस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सिंपल सी, के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। सपोज हम फॉस्फोरस की लिख लेते हैं। ठीक है, 3s2 3p3 थी, राइट? तो 3s 3p, और क्योंकि थर्ड शेल आ गया है तो ऑब्वियसली 3d भी अवेलेबल तो है, चाहे हम यूज करें या ना करें। तो फॉर टाइम बीइंग 3s2 और ये हो गया आपका 3p3। ठीक है, अपने इन तीन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इट कैन ऑलवेज शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा अगर अपनी ये ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उठ के और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक इलेक्ट्रॉन s में से जंप करके और 3d में चला जाएगा, तो ये कुछ सिचुएशन ऐसी नजर आएगी।
एंड नाउ वी कैन सी देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो एट मैक्स जो आपके ये जो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन सबसे इनकी खास बात ये है कि जो नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अलग अलग एलिमेंट्स की बड़ी डिफरेंट सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो करते हैं. नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो आपकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से लेकर के और +5 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है. -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 सारी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है. -3 जैसे NH3 के अंदर, -2 जैसे हाइड्राजीन NH2 के अंदर, -1 जैसे आपका NH2OH. ठीक है, इसके अलावा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी नाइट्रोजन इन इट्स प्योर स्टेट N2 की तरह से, +1 इन N2O लाफिंग गैस जिसे कहा जाता है, +2 NO नाइट्रिक ऑक्साइड, +3 N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, +4 in compound NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज अ ब्राउन कलर्ड गैस. अगर इसी के सॉलिड बन जाते हैं तो N2O4 की तरह से भी एग्जिस्ट करता है, इसमें भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही है. +5 N2O5. इसके अलावा HNO3 में ये आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. HNO2 के अंदर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. तो इस तरीके से अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन सारी शो कर सकता है फ्रॉम मिनिमम -3 टू मैक्सिमम +5. क्लियर, बात समझ में आ गई? अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो सिर्फ वही शो कर सकते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस. नीचे के जो एलिमेंट्स है आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये आपके नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते. ये 0 से लेकर के और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही शो करते हैं. ठीक है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया या तो +3 वो शो कर सकते हैं या फिर +5. आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ कैन शो only 0 to positive oxidation states, no negative oxidation states for these 3. Clear? Second thing is कि जो आपके पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें भी +3 और +5 ही कॉमनली ये शो करते हैं. बिस्मथ जो है do not show +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. आप लोगों ने ये नाम सुना हुआ है बहुत अच्छे से. इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है जब हमारे s इलेक्ट्रॉन्स जो है सबसे बाहर जो बिल्कुल आखिर में लास्ट में प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, s इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. इसी इफेक्ट को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है. ठीक है, और ऐसा सिर्फ तभी होगा जब एटम का साइज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा. तो जैसे अगर हम बिस्मथ की बात करते हैं, बिस्मथ की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी थी 6s2, 5d10, 4f14 और फिर आया था 6p3. ये था ना इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो अब इसके हिसाब से देखो 6 और शेल के अंदर हम फिलिंग कर रहे हैं 6p के अंदर, लेकिन उससे पहले हमने 10 इलेक्ट्रॉन 5d में डाले हुए और 14 इलेक्ट्रॉन डाले हुए 4f में. इन दोनों का ही जो शील्डिंग इफेक्ट है ना वो बहुत खराब है, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट. और इसी खराब शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ही जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो 6s के इलेक्ट्रॉन्स यानी 6s में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन तक पहुंच जाता है और वो जो न्यूक्लियस है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पकड़ लेता है जोर से, मजबूती से. इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं. और जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये कैसे शो होगी? जब s का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा d में. लेकिन अगर s के इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं होंगे तो सिर्फ हमारे पास ये तीनों बचेंगे. इसीलिए जो बिस्मथ है आपका वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ना करके कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? ओनली +3.
ठीक है। बिस्मथ आपको कभी भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं मिलेगा। अगर बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कभी बाई चांस मिल भी गया तो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होगा और कैसे रिएक्ट करेगा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Bismuth in +5 oxidation state is very strong oxidizing agent, वरना जैसे BiCl5 do not exist, ठीक है। वहीं पर अगर PCl5 it exist, PiCl5 do not exist। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उन सभी का एक ही आंसर है, दिस इज ड्यू टू inert pair effect, bismuth do not show +5 oxidation state। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक मतलब बहुत बार पूछे जाने वाला फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से काउंट होता है ये क्वेश्चन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में से ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नाइट्रोजन की बात कर ले अगर, तो नाइट्रोजन जो है वो अपने कंपाउंड में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, लेकिन क्या उसकी कोवेलेंसी भी ज्यादा होती है। दो वर्ड्स में डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, एक होता है कोवेलेंसी और एक होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ चार्ज को शो करता है, चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन एन एटम, जब वो किसी और एटम के साथ जुड़ा हो। और कोवेलेंसी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड, कि वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है। तो नाइट्रोजन को अगर आप देखोगे तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 2s2 2p3, उसके पास 2d ऐसा कुछ होता ही नहीं ना, तो ऐसे कोई ऑर्बिटल्स नहीं है। तो ये 2s के अंदर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2p के अंदर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ज्यादा से ज्यादा तो ये 3 ही शेयर करेगा। और हद भी मार ले तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट भी कर दे तो भी नाइट्रोजन क्या वैलेंसी शो कर सकता है, मैक्सिमम 4, ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बनाएगा, इससे ज्यादा नहीं बना सकता। वही फॉस्फोरस को अगर देखते हैं 3s2 3p3, 3s में 2, 3p में 3 और 3d पूरा खाली पड़ा है। और जैसा हम जानते ही है तो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ भी ऐसे भी बॉन्ड बना सकता है और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ जंप करा के फिर भी बॉन्ड बना सकता है। यानी कि फॉस्फोरस जो है वो कैन एक्सपैंड इट्स कोवेलेंसी, अपनी बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी को बढ़ा सकता है, ठीक है। यानी कि 4 बॉन्ड की बजाय ये मैक्सिमम 6 बॉन्ड्स तक बना सकता है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो नाइट्रोजन ऐसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है, और p कर सकता है क्योंकि उसके पास p और d ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। इसलिए R3p डबल बॉन्ड O तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन R3n डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इसको हम टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करेंगे, हाउ डू वी राइट। सो बेसिकली यू नीड टू नोट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट विच इज बीइंग डिस्कस्ड इन द क्लास, ठीक है। छोटी छोटी चीजें बहुत कई बार कई चीजें बताई जाएंगी, हो सकता है कोई इक्वेशन लिख दी जाए, उस इक्वेशन का क्या यूज है, कैसे यूज हो सकता है, किस तरीके से पूछा जा सकता है। हर बार हर टॉपिक के साथ मैं आपको उसी तरह के क्वेश्चंस बताती रहूंगी, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है। आज के लिए बस यहीं तक। मैम प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग।